ओके तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन फाइंड करने का जो प्रोसीजर है इसको हम nth ऑर्डर तक कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। कि हमारे पास अगर एक nth ऑर्डर इक्वेशन है दैट वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे पास है इस पर्टिकुलर फॉर्म में y n, ठीक है। n जो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ nth ऑर्डर डेरिवेटिव को प्लस a टाइम्स y n माइनस वन, यूज a1 प्लस a2 y n माइनस टू a n माइनस वन y प्राइम प्लस a n टाइम्स y equals some forcing function g of t। तो ये हमारे पास लेट्स से एक nth ऑर्डर इक्वेशन है और हम अपने जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर हमने यूज़ किया है उसको पिछले लेक्चर में कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि हमारे पास वी नीड n conditions find a particular या एग्जैक्ट सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन या जो फाइनल पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसके लिए हमें चाहिए n कंडीशंस अगर nth ऑर्डर का है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड ऑर्डर के केस में जब हम सेकंड ऑर्डर का केस डिस्कस करते हैं से प्लस भी वाई प्राइम प्लस सी वाई इक्वल ज़ीरो, तो हम दो कंडीशन सेकंड ऑर्डर और दो कंडीशन होते वाई एट ज़ीरो एंड वाई प्राइम एट ज़ीरो। तो जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर का उतने ही हमारे पास कंडीशंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास होंगे कंडीशंस y एट ज़ीरो, y प्राइम एट ज़ीरो, y डबल प्राइम एट ज़ीरो एंड ऑल द वे टू y n माइनस वनथ डेरिवेटिव एट ज़ीरो। तो हमें ये सारी कंडीशन चाहिए होंगी फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि जो ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी ही कंडीशन हमें चाहिए फाइनल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। और जो स्टेप है, दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन, और जो स्टेप्स हैं वो अगेन उसी तरह से हैं सेकंड ऑर्डर वाले केस की तरह है। स्टेप नंबर वन क्या है सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कि हम कहेंगे कि लेट y इक्वल्स टू सम e टू द r t, और ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा सम r टू द n, क्योंकि n टाइम्स इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, प्लस a1 टाइम्स r टू द n माइनस वन प्लस a2 टाइम्स r टू द n माइनस टू, और ये आ जाएगा a n माइनस वन टू द r टाइम्स r प्लस a n इक्वल्स ज़ीरो। ये हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मीन्स ये हमारे पास आ जाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है टू गेट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद हम स्टेप टू में क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर टू है। स्टेप टू में हम करते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ टू।
अब रूट्स फाइंड करने के लिए आपको एक चीज़ ये बता दूं मैं कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, इवन फोर्थ ऑर्डर तक नॉर्मली हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर पे नॉर्मली हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वहाँ तक हम ठीक है, बाकी हमें डिफ़िकल्टी होती है रूट्स को फाइंड करने में. सो वी कैन यूज़ सम numerical method, even numerical method to find roots. अब न्यूमेरिकल मेथड्स कई सारे हैं आपके पास. ये लाइक बाइसेक्शन मेथड है, लेकिन वो तब वैलिड है अगर आपके पास एक ही रूट है, उसको आप यूज़ करते हैं. न्यूटन मेथड हो गया, न्यूटन रैप्सन मेथड, वो आप यूज़ कर सकते हैं. फिक्स पॉइंट मेथड, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको आप यूज़ करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं एक हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल का. सो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो एक्चुअली एक पॉलिनोमियल है, तो उसको आप न्यूमेरिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम मैटलैब में बनाया टूल आपको मिल जाएगा पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड करने के लिए. सो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं. ओके, अब आपके पास अगर रूट्स आ गए हैं तो आपने क्या करना है, उस रूट्स में से स्टेप 3 क्या है, रूट्स में से आपने सोल्यूशन लिखना है. तो सोल्यूशन आप लिखते हैं, लेट यू गेट R1 R2 अप टू Rn, दे आर द रूट्स. ये है आपके पास रूट्स. तो आपके पास सोल्यूशन आप लिखते हैं C's की फॉर्म में C1 e to the R1t प्लस C2 e to the R2t प्लस Cn e to the Rnt. सिंपली जिस तरह सेकंड ऑर्डर के केस में करते हैं, दो रूट्स होते हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उसके एक्सपोनेंशियल की पावर में रूट्स लिख देते हैं, और लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हमारे पास आ जाता है, उसका सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आ जाता है. ओके, और फिर हम स्टेप 3 में अगर हमारे पास होमोजीनियस सोल्यूशन 4 अगर होमोजीनियस सोल्यूशन ही फाइंड कर रहे हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन मैंने बताया कि y एट 0, y प्राइम एट 0 एंड y n एट 0, ये इसी तरह से प्रोसेस चल रहा है. तो हम पहले यूज़ कर लेते हैं, लेट्स से ये जो y t है, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4. सो हम लिखते हैं C1 e to the R1t प्लस C2 e to the R2t and all the way Cn e to the Rnt equals y of t. और फिर हमारे पास जब हम डेरिवेटिव लेते हैं इस 4 का, तो हमारे पास आ जाता है C1 टाइम्स R1 e to the R1t प्लस C2 e to the R2 times e to the R2t and all the way Cn Rn e to the Rnt equals y prime of t. सिमिलरली फिर हमें आगे भी डेरिवेटिव्स लेने पड़ते हैं. सो लाइक C1 R1 स्क्वायर e to the R1t प्लस C2 R2 square times e to the R2t and Cn Rn square e to the Rnt equals to y double prime of t. और इसी को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं, लेट्स से
हमारे पास है हम लेते हैं nth डेरिवेटिव y, हमें nth की ज़रूरत नहीं होती, n-1 की ज़रूरत होती है nth, क्योंकि कंडीशन हमारे पास नहीं होती n-1, ठीक है, सॉरी इसको भी n-1 मैं कर देता हूँ, nth हमारे पास नहीं होती क्योंकि y एट 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमारे पास C1 R1 n-1, ठीक है, जो पावर यहाँ पे है वो सिंपली यहाँ पे डिपेक्ट हो रही, एंड e टू द R1 टाइम्स t, फिर यहाँ पे आ जाएगा C2 R2 to the power n-1 e to the R2t and all the way Cn Rn to the power n-1 e to the Rnt। so ये हमारे पास एक n/n का जो है सिस्टम वो बन जाता है इक्वेशंस का, जिसको हम अगर मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें, इसको अगर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ, सबसे पहले जो अननोन है, व्हाट आर द अननोन, C1 C2 Cn। जो राइट साइड है अगर हम ज़ीरो के ऊपर बेशक उसको सब वो करते हैं, या फ़िलहाल अभी नहीं करते, सो y ऑफ t, y प्राइम एट t एंड ऑल द वे टू y n-1 t, ये हमारे पास राइट साइड, जिसमें हम फिर t की कोई वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे, t इक्वल्स टू 0, और हमारे पास आ जाएगा वो इनिशियल कंडीशन जो है वो अब हम वो फिर हम यूज़ कर लेंगे। ओके, इस साइड पे अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, वो रह गए हैं e टू द R1t जो मल्टीप्लाई हो रहा है C1 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है C1 के साथ, C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द R2t, इसी तरह Cn के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e टू द Rnt। ओके, फिर नेक्स्ट रो हमारे पास है R1 टाइम्स e टू द R1t, ये पूरी टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है C1 के साथ, फिर C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है R2 e टू द R2t, और फिर Rn e टू द Rnt। सिमिलरली अगर हम nth इक्वेशन की तरफ डायरेक्टली आ जाएं, तो C1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है R1 to the power n-1 e to the R1t, और C2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है R2 n to the -1 e to the R2t, और फाइनली Rn to the power n-1 e to the Rnt। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स का एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है जिसको हम सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं C1 C2 एंड Cn, और फाइनली हमारा जो सोल्यूशन है होमोजीनियस सोल्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब यूनिक सोल्यूशन के लिए ज़रूरी है कि ये जो मैट्रिक्स है, लेट जस्ट कॉल दिस मैट्रिक्स A, तो हमारे पास जो W है जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ A है, जिसे हम कहते हैं रोंस्कियन, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है कि ये ज़ीरो ना हो, इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो ना हो, तभी हमारे पास जो है एक यूनिक सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, और ये जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होने वाली बात है ये तब हो सकती है अगर हमारे पास कोई रिपीटेड रूट हो, तो रिपीटेड रूट वाले केस को हैंडल करना हमने
कैसे हैंडल करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं सेकंड ऑर्डर में। उसी प्रोसीजर को जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो लेट R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R। लेट हमारे पास जो है R1 और R2 आपस में इक्वल हैं, और बाकी जो है लेट्स से R3 इज़ नॉट इक्वल टू R4, नॉट इक्वल टू R5 एंड सो ऑन, नॉट इक्वल टू Rn। तो ऐसे केस में सोल्यूशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? तो अगेन वही जो नॉलेज है हमारा सेकंड ऑर्डर का, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये क्या है, रिपीटेड रूट्स केस। तो इसको हम लिखेंगे कि y ऑफ t इज इक्वल टू c1 e टू द rt, ठीक है, जो कि r1 है, प्लस c2 टाइम्स t e टू द rt, और बाकियों को हम नॉर्मल लिखेंगे, c3 e टू द r3t प्लस c4 e टू द r4t, जो कि नॉन रिपीटेड है, एंड cn e टू द rnt। तो ये हमारे पास सोल्यूशन जो है वो आ गया सिंपली, अगर हमारे पास एक पेयर जो है वो रिपीटेड आ गया। ओके, लेट इसको थोड़ा सा अब चेंज करते हैं कि अगर लेट्स से Rn-2 तक की चीज़ ठीक है, लेकिन फिर हमारे पास ये है कि Rn-1 इक्वल्स टू Rn है। ओके, ये हमारे पास एक केस एडिशनल में ऐड कर रहा हूँ कि लेट जो आखिरी दो रूट्स हैं वो भी सेम है। तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे, Cn-1 e to the Rn-1 times t plus Cn t times e to the Rnt। तो जिस तरह हमने यहाँ पे इस पेयर के अंदर किया कि एक जो है, सॉरी क्योंकि दोनों सेम है तो मैं इनके लिए एक ही वो यूज़ कर लेता हूँ Rn, कि एक में t है और दूसरे में t नहीं है। सिंपली यहाँ पे भी वही काम हमने कर दिया। जब भी रिपीटेड रूट्स, अब हमारे पास क्योंकि nth ऑर्डर के केस में n रूट्स हैं तो रिपीटिशन मल्टीपल टाइम्स आ सकती है, सिर्फ एक बार नहीं आ सकती, दोबारा भी आ सकती है। तो जहाँ जहाँ पे रिपीटिशन होगी उसको हम इसी तरीके से जो है हैंडल करेंगे, और अगर रिपीटिशन नहीं है तो फिर हम सिंपली जिस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन है, जब भी डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं उसी मेथड को हम फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक एग्ज़ाम्पल जो है वो अटेम्प्ट कर लेता हूँ। हियर इज़ एन एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि y, और यहाँ पे जो है मैं 4 लिख रहा हूँ रोमन में, कि इसका मतलब इसका फोर्थ डेरिवेटिव है, -20 y डबल प्राइम प्लस 64 y इक्वल्स 0। और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है वो है कि y at 0 equals to 2, y prime at 0 equals -2, y double prime at 0 equals 20, and y triple prime at 0 equals 56। तो ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमारे पास रिपीटेड रूट्स नहीं है, सारे डिस्टिंक्ट आएंगे। ऐसा एक केस हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं, सोल्यूशन।
कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सबसे पहले हमने लिखनी है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है इसकी कि r टू द पावर 4, क्योंकि डेरिवेटिव है फोर्थ ऑर्डर का, -20 टाइम्स r टू द पावर 2, क्योंकि डेरिवेटिव है सेकेंड ऑर्डर का, प्लस 64 इक्वल्स 0। क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव इसमें नहीं इन्वॉल्व और फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वो टर्म्स यहाँ पे नहीं है। उसके अलावा फोर्थ और सेकंड है, तो हम इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, इसको सिंपली अगर हम फैक्टराइज करें, सो इट्स r टू द पावर 4 माइनस 16 r square minus 4r square plus 64 equals 0। तो अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं यू गेट 20 और मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट 64 r टू द पावर 4। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर अगर इसमें से आप कॉमन ले लें यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस 16, और यहाँ पे अगर आप इसमें से कॉमन ले लें -4 यू विल गेट आर स्क्वायर माइनस 16। सो वी कैन रिड्यूस टू आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स 0। तो रूट्स हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे देखें इट्स r+2 टाइम्स r-2। अगर इसको स्प्लिट कर दें और दूसरे को स्प्लिट करें तो हमारे पास हैं r+4 टाइम्स r-4 इक्वल्स 0। सो हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स r1 equals to -2, r2 equals +2, r3 equals to -4, r4 equals to +4। सो ये हमारे पास आ गई हैं, रूट्स आ गए हैं। नाउ टाइम टू फाइंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैन बी रिटन एज, क्योंकि यहाँ पे रिपीटिशन कोई नहीं है तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि y of t is equals to c1 e to the r1t plus c2 e to the r2t plus c3 e to the r3t plus c4 e to the r4t। तो क्योंकि डिस्टिंक्ट है रूट्स हमारे पास, हो c1 e to the -2t plus c2 e to the 2t plus c3 e to the -4t plus c4 e to the +4t। ये हमारे पास आ गई है एक जनरल सॉल्यूशन, हमें जो है वो इस फॉर्म में वो मिल गया है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, लेट मी कॉल इट 6, let me call it equation 6। ओके, अब अगर हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ करनी है तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमारे पास होनी चाहिए in addition to y of t हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए एक और, वो है 3 और इक्वेशन होनी चाहिए क्योंकि फोर्थ ऑर्डर है। हमारे पास होनी चाहिए y प्राइम
हमारे पास होनी चाहिए y डबल प्राइम एंड ऑल्सो y ट्रिपल प्राइम t, ये हमारे पास होनी चाहिए। तो एक 4x4 का सिस्टम बन जाएगा, उसमें हम इनिशियल कंडीशन यूज़ करके 4 C's जो है वो फाइंड कर सकते हैं फिर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये आ जाएगा हमारे पास -2c1 e टू द -2t प्लस 2c2 e टू द 2t -4c3 e to the -4t plus 4c4 e to the 4t. Okay, so one more derivative, plus 4c1 e to the -2t plus 4c2 e to the 2t plus 16c3 e to the -4t and then a plus 16c4 e to the 4t. Okay, now last one, -8c1 e to the -2t plus 8c2 e to the 2t and -64c3 e to the -4t and then a plus 64 e to the plus 4t. So ये हमारे पास आ गई है एक ये एक पूरा सिस्टम आ गया हमारे पास। और इसको अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, अब मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, लेकिन जो इनिशियल कंडीशन है वो यूज़ करके, जो कि इनिशियल कंडीशन क्या है कि y एट 0 इक्वल्स टू y प्राइम एट 0 इक्वल्स -2 and y double prime at 0 equals 20, y triple prime at 0 equals 56। ये कंडीशन हमने साथ में यूज़ करनी है। तो हमारे पास जो कॉलम है अननोन्स का वो है C1, C2, C3 एंड C4, और राइट साइड पे जो कॉलम है वो है, अगर t की वैल्यू 0 कर दें तो y एट 0, y प्राइम एट 0, y डबल प्राइम एट 0, y ट्रिपल प्राइम एट 0, और ये हमारे पास वैल्यूज़ क्योंकि हमें गिवन है, एक है 2, नेक्स्ट वन इज़ -2, द अदर वन इज़ 20 एंड देन 56। और यहाँ पे अब हमने जो वैल्यूज़ यूज़ करनी है वो कोएफिशिएंट्स यूज़ करने हैं जो कि c के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और रिमेंबर कि अब मैं यहाँ पे यूज़ करने लगा हूँ c का कोएफिशिएंट है e टू द -2t, लेकिन t की जो वैल्यू है वो मैं साथ में 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 यूज़ कर रहा हूँ। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। यहाँ पे अगर t की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं विल गेट 1। सिमिलरली द चेन गोज़ ऑन 1 एंड 1, क्योंकि जब भी आप t की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्सपोनेंशियल में, यू विल गेट 1। और c's जो है वो यहाँ पे हमने वो लिख दी हैं। ओके, नेक्स्ट रो की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रो में अब हमारे पास कोएफिशिएंट क्या होगा, अगेन क्योंकि t की वैल्यू 0 है तो ये टर्म तो 1 हो जाएगा, हमें सिर्फ ये कोएफिशिएंट अब यूज़ करना पड़ेगा। सो इट्स अ -2 +2 -4 देन अ +4। अगली रो की तरफ आते हैं, +4 16 एंड 16, फिर -8 +8
-64 एंड +64। तो ये हमारे पास आ गया है एक अगर इसमें से मैं अब बाकी रहने देते हैं फ़िलहाल इस कॉलम को। ओके, तो ये हमारे पास एक 4x4 का मैट्रिक्स है और जैसे मैं ए कह सकता हूँ यहाँ पे इसको बी और या इसको हम जो हमारा अननोन है एक्स, सो ए एक्स इक्वल्स टू बी वाला सिस्टम बन गया हमारे पास। क्रैमर रूल से यूज़ करें आप, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको बेहतर लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं C1 C2 C3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे एक सिंपल मेथड अगर हम इसमें से निकालना चाहें, सिंपल मेथड अगर इसमें से हम निकालना चाहें तो वो कौन सा होगा? क्या सिंपली हम इसको कर सकते हैं? ओके ओके, अगर ये -56 है, आई बिलीव ये -56 है। अगर ये -56 है तो फिर ये काम, हाँ ये अगर -56 हमने इसलिए रखा हुआ था कि अगर हम दो कॉलम्स को ऐड कर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉलम 3 और कॉलम 2 को अगर आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास ये साइड आती है बी। ठीक है, आप जस्ट सिंपली इसको ऐड करें। 1 + 1 is 2, -4 + 2 -2, 4 + 16 is 20, -64 + 8 is -56। सो इसका मतलब ये है क्योंकि C1 इस कॉलम से बिलोंग करता है, C2 इस कॉलम से, C3 इस कॉलम से और C4 इस कॉलम से। तो अगर सिंपली ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब C2 की वैल्यू अगर 1 है, C3 की वैल्यू अगर 1 है और C1 और C4 की वैल्यू अगर 0 है तो ये हमारे पास सोल्यूशन है इस सिस्टम का। तो अल्टीमेटली जो y(t) है हमारे पास उसमें क्योंकि C2 और C3 सिर्फ नॉन ज़ीरो है, C2 और C3 बाकी सारे ज़ीरो है, C2 और C3 बिलोंग कर रहे हैं R2 और R3 और R4, सॉरी R2 और R3 को। सो हमारे पास है दोनों की वैल्यू C3 और C4 दोनों की, C2 और C3 दोनों की वैल्यू 1 है। सो विल गेट e⁻⁴t प्लस e⁻²t। ये हमारे पास है होमोजीनियस सोल्यूशन, लेट मी कॉल इट 7। ओके, तो इस तरह से ये जो सोल्यूशन का प्रोसीजर है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। एक और एग्ज़ाम्पल मैं जो कि जेनेरिक, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया, मैं रैंडम, अब सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेट वी हैव रूट्स, मैं रूट से स्टार्ट ले रहा हूँ। लेट वी हैव रूट्स, रूट्स हैं हमारे पास 2 3 3 3, then we have 4 ± 6i and 4 ± 6i। तो ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और वी आर लुकिंग टू फाइंड द सोल्यूशन। ये इसको मैं लेबल कर देता हूँ कि वी आर गोइंग थ्रू दिस एग्जाम्पल। देखिए मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया। लेट वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके ये रूट्स हैं हमारे पास। ओके, तो अब इसके लिए हमें फाइंड करना है सोल्यूशन। सबसे पहले इसके ऑर्डर का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो लेट्स हैव 1 2 3 4 5 6
7 8, एक बार प्लस एक बार माइनस है, ये क्या है? कॉन्जुगेट पेयर है। ये एक दूसरा पेयर है, तो इसका मतलब दिस इज इन 8th ऑर्डर इक्वेशन, एक 8th ऑर्डर इक्वेशन है। ओके, अब इसमें ये देखना है कि रिपीटिशन कहाँ पे है। ये है रिपीटेड रूट्स, और एक और जगह रिपीटिशन भी है, और वो है ये कि कॉन्जुगेट पेयर भी रिपीट हो रहे हैं। तो सोल्यूशन जो है वो कैसे लिखेंगे? लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर सोल्यूशन। Solution. So y of t equals to c1 e to the 2t, ये पहला वाला e to the 2t, plus c2 e to the 3t, this one. Now c3 t times e to the 3t, क्योंकि अब रिपीट हो रहा है। ओके, अब एक और रिपीट हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे c4 t स्क्वेयर टाइम्स e टू द 3t। अब अगर एक और भी होता है तो फिर हम लिखते हैं c5 t क्यूब e टू द 3t। तो t की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हमारे पास रिपीटिशन जो है वो आती रहेगी। ओके, अब जो कॉन्जुगेट पेयर हमारे पास है, कॉन्जुगेट पेयर, उसके लिए क्या करेंगे? वी हैव c5 e to the 4t sin of 6t, ठीक है। ये हमारे पास जो ओमेगा टर्म है वो बनती है, ये अल्फ़ा, तो ये जाती है इन द पावर ऑफ e, और 6 जो है वो साइन के उसमें आ जाएगी। और कंजुगेट पूरा कब होगा? जब हम लिखेंगे साथ में c5 e to the 4t टाइम्स cos of 6t। तो ये एक पेयर जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये एक पेयर कंप्लीट हो गया। अब एक और पेयर है लेकिन वो रिपीट हो रहा है, वो इसी तरह से। इसका मतलब मैं लिखूँगा c7 e to the 4t साइन ऑफ 6t, लेकिन एक चीज़ अब चेंज करनी पड़ेगी, वो हमें cos ऑफ 6t, क्योंकि अब रिपीटेड है ये पेयर और ये पेयर रिपीटेड है। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे t जिस तरह हमने यहाँ पे किया। सो ये हमारे पास सिंपली एक सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन टू इन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास आ गया है ये सॉल्यूशन। और अगर आपके पास फोर्स्ड रिस्पांस आपने फाइंड करना है तो उसके लिए स्टिल आप यूज़ करेंगे, स्टिल यू कैन यूज़ मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट, undetermined coefficient. Okay,